हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले बेसिक जानेंगे और जो दो विधियां यहाँ पर हमें पढ़नी है उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बात आप यहाँ पर समझ लीजिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है। रैखिक समीकरण का मतलब ये होता है कि जो चर की घात होती है, चर की जो घात होती है वो बेटा हमेशा एक होना चाहिए। और दो चर वाले मतलब कि यहाँ पर कितने चरों का यूज किया जाएगा, दो चरों का यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहूँ तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा a1x b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा हमारा हो जाएगा a2x b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी एक समीकरण है और ये भी एक समीकरण है, और समीकरण में देखिए दो चर यूज हुए हैं, एक चर ये है, एक चर ये है, और दोनों चरों में से जो अधिकतम घात है वो कितनी है, एक है। कितनी घात है बेटा, एक है। तो ये ऐसे युग्म को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलते हैं। ठीक, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हमें दो विधियां में मुख्य रूप से पढ़नी है। एक आपको पढ़नी है बेटा विलोपन विधि। कौन सी विधि बेटा पढ़नी है, विलोपन विधि पढ़नी है। और दूसरी जो आपको यहां पर पढ़नी है वो पढ़नी है प्रतिस्थापन विधि। तो एक तो आपकी बेटा हो गई विलोपन विधि और दूसरी आपकी हो गई प्रतिस्थापन विधि। तो इन दो विधियों को हमको यहां पर पढ़ना है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विलोपन विधि। किस तरीके से विलोपन विधि को पढ़ा जाता है, यानी इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, और ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, ताकि आप इस मेथड को पूरी तरीके से समझ पाएं कि किस तरीके से हमें इन सवालों को हल करना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, और उसमें जो पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विलोपन विधि। एक बात यहाँ पर आप याद रखिएगा, चाहे आप विलोपन विधि से इनको हल करो और चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से हल करो, इनका आंसर हमेशा बेटा क्या आएगा, सेम आएगा। आंसर बिल्कुल भी अलग नहीं आएगा। और एग्जाम में जब तक आपसे ये नहीं कहा जाता है कि विलोपन विधि से हल करो या प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तब तक आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले एक और मेथड था, वज्र गुणनखंड विधि थी, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो दो विधियां हमारे सिलेबस में हैं, एक तो है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी बेटा हमारे पास क्या है, विलोपन विधि। तो अब जो हम लोग बेटा आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि। अब यहां पर मैं एक सवाल लिखता हूं, सबसे पहले यहां पर ध्यान से देखिएगा। सवाल हमारे पास दिया गया है कि x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0 है, ये एक दिया गया है। और इसी का एक तथा एक दूसरा युग्म जो दिया गया हमको वो दिया गया है बेटा 3x माइनस का 2y, और यहाँ पर बेटा ये माइनस का कितना है, सॉरी प्लस का क्या कितना दिया गया बेटा 7 और बराबर 0। अब ये दो हमें देखो, ये रैखिक समीकरण है कि नहीं। पहले देखो x की मैक्सिमम पावर 1 है, कहीं पर पावर आपको 2 नहीं दिख रही है चर की, पहली बात किसी भी समीकरण में। तो एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण हमारे पास बेटा ये है। ठीक है, तो यहाँ पर दो समीकरण हमारे पास दिए गए हैं और इनको हमें विलोपन विधि से हल करना है, यानी एलिमिनेशन मेथड से हल करना है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, मेरी एक बात याद रखना, यहाँ पर जो अचर पद होता है, कौन सा पद होता है, अचर पद। आप जानते हैं कि ये वाला जो हमारे पास है ये बेटा क्या है, अचर पद है, और ये वाला भी हमारे पास क्या है, अचर पद है। तो जब हमारे पास अचर पद होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अचर पद को बराबर के उधर ले जाना है। क्या कहा मैंने, अचर पद को बराबर के उधर ले जाना है। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, x प्लस 2y और बराबर ये माइनस का है तो उधर चला जाएगा तो 3। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। क्लियर है। दूसरे वाले में भी अचर पद कितना है, 7 है, तो इसको भी आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस का 2y और बराबर माइनस का 7। अब यहाँ पर ये बन गया समीकरण 2। तो हमेशा याद रखना कि विलोपन विधि में आपको क्या करना है, जो अचर पद है उसको बराबर के इधर लाना है और उनसे हम लोग यहाँ पर समीकरण बना लेंगे। अगर किसी भी सवाल में
पहले से अचर पद इधर लिखा है तो लाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में तो उसको हमें इधर ट्रांसफर करके लाना है। यहाँ पर देखिए माइनस था तो प्लस का, क्योंकि जब चिन्ह बराबर के इधर से उधर ट्रांसफर होता है तो साइन बदल जाता है। तो माइनस में था तो प्लस में हो गया, प्लस में था माइनस में हो गया। क्या इतनी प्यारी सी बात आपको समझ में आ गई? अब आगे यहाँ पर ध्यान से समझिए। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, किसी एक चर के गुणांक को बराबर करना है। या तो फिर आप y के चरों के गुणांक को बराबर कर लो, या फिर बेटा आप क्या करो, x के चरों के गुणांक को बराबर कर लो। लेकिन हमारे पास सौभाग्य की बात यह है कि यहाँ पर पहले से एक चर के गुणांक बराबर में है, यानी y का यहाँ पे बराबर है, y का गुणांक 2 यहाँ पर भी है, y का गुणांक यहाँ पर 2 है, दोनों बराबर हैं। एक बात और याद रखना, विलोपन विधि में जब भी, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब भी अगर चिन्ह अलग अलग हों, क्या हों, अलग अलग हों, तो समीकरणों को हमेशा क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। यानी जिन चर को आपने बराबर किया है यदि उनके चिन्ह अलग अलग हैं तो इन दोनों समीकरणों को आपको जोड़ना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? और यदि दोनों चिन्ह सेम होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे बच्चे, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो चिन्ह अलग अलग हैं। क्या कहा मैंने, अगर जो आपने बराबर किए हैं अगर उनके चिन्ह बेटा क्या है, समान चिन्ह होंगे तो हमेशा आपको क्या लिखना होगा, घटाने पर। और अगर चिन्ह बेटा क्या हों, अलग चिन्ह होंगे, क्या होंगे, अलग चिन्ह होंगे तो हमेशा मेरे बच्चे क्या लिखना होगा, जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के चिन्ह, गुणांक दोनों के बराबर हो गए। पहली शर्त तो यह है कि गुणांक बराबर करने हैं। दूसरी शर्त यह है कि दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो बेटा जोड़ने पर, और अगर सेम चिन्ह है तो घटाने पर। तो यहाँ पर देखो जरा, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर मेरे बच्चे, जोड़ने पर। तो जब जोड़ने पर हो जाएगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x + 2y, और बराबर में बेटा 3 है, और नीचे कितना दिया है, 3x माइनस का 2y, और बराबर में माइनस का 7। इन दोनों को मुझे बेटा क्या करना है, जोड़ना है, इसलिए यहाँ पर आप प्लस का निशान लगा दोगे प्लस का निशान। और जब प्लस का निशान लगाओगे तो यहाँ भी प्लस जब प्लस का निशान लगाओगे तो ये चिन्ह नहीं बदलते। ठीक है, तो अभी ये माइनस का ये प्लस का जोड़ोगे तो ये कट जाएगा बेटा, और 3 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4x। और यहाँ पर देखिए इनको जोड़िए तो 7 बड़ा है 3 छोटा है, चिन्ह को छोड़ के बात कर रहा हूँ। तो 7 में से 3 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा, 4। और इसके पास कौन सा निशान है, माइनस का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, माइनस का। क्लियर है, 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, तो x बराबर बेटा कितना आ गया, माइनस का 1 आ गया। तो x का मान निकल आया। अब इस x के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपका y का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा मेरे बच्चे, y का मान यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जब x का मान समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 ये है, तो x की जगह पे क्या रखना मेरे बच्चे, माइनस का 1, और प्लस का बेटा कितना हो जाएगा 2y, और बराबर में बेटा कितना है 3। क्लियर है, अभी मुझे y का मान निकालना है तो 1 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये 2y हो जाएगा, तो 3 ये पहले से है, और ये माइनस का उधर जाएगा तो बेटा कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये 2y बराबर बेटा कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हुआ, 2y बराबर कितना हो गया मेरे बच्चे, 4 हो गया। और यहाँ से जब हम इसको बेटा काटेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो y बराबर कितना हो गया, 2। यानी x और y के मान कितने आए बेटा, x का मान -1 आया और y का मान 2 आया। क्लियर है, अब अगर इन मानों को मुझे चेक करना है कि मेरे आंसर सही है कि गलत है, तो अब पहले समीकरण में x की जगह पे -1 रखो, यहाँ पे -1 आप रख देंगे, क्या रख देंगे, -1, तो रख दिया, प्लस y की जगह पे बेटा आपको क्या रखना है, 2, तो 2 × 2, और इसको आप बराबर में कितना है, 3 है, तो ये माइनस का 1 प्लस का 4 बराबर में कितना हुआ, 3, तो इधर भी 3 आया और इधर भी 3 आया, तो दोनों चीजें बराबर आ गए ना, LHS RHS, यानी दायां पक्ष बायां पक्ष जब बराबर आ जाए तो इसका मतलब आपके आंसर्स बेटा क्या है, सही है। तो
तो इस तरीके से आपको किस विधि का हमने यूज किया है, यहाँ पर बेटा हमने विलोपन विधि का यूज किया है। तो इस तरीके से आपको विलोपन विधि को क्या करना होगा, पढ़ना होगा और साथ में इसको समझना होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाने की कोशिश किया है। अब देखिए एक हम दूसरा सवाल और लेके आते हैं, इसको बेटा जल्दी से नोट कर लीजिए। एक दूसरा सवाल है, अभी ये पहला सवाल था, दूसरा सवाल क्या है ध्यान से देखिएगा। 2x प्लस 3y बराबर में 9 दिया गया है, एक समीकरण बेटा ये है, और एक समीकरण ये दिया गया। तो हमें ये सवाल दिए गए हैं, क्लियर है। पहली बात, अब हमने क्या कहा था, अचर पद को हमें हमेशा दाईं तरफ रखना है, तो यहाँ पर पहले से ही अचर पद दाईं तरफ है, तो इसको लाने की जरूरत है, बिल्कुल लाने की जरूरत है नहीं। उस कंडीशन में अब यहाँ पर हमारे पास समस्या एक और आ गई कि अब हम क्या करेंगे, ये हमें सवाल दिया है तो हम बेटा इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण 2। ठीक है, अभी यहाँ पर पिछले सवाल में हमने देखा कि यहाँ पर हमें गुणांक बराबर मिल गए थे चर के किसी एक के, लेकिन यहाँ पर किसी भी चर के गुणांक बराबर नहीं है। तो उस अवस्था में हमें क्या करना होगा, पहले सोचो, यहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है, 4x। अगर मैं बेटा यहाँ पर किसको बराबर करूं, अच्छा ये सवाल एक ऐसा लिखा हुआ है तो ये इसी का रूप है, इसका 2 गुना है, तो आई थिंक इसमें आप लोग समझ नहीं पाएंगे। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि अगर मान लीजिए मैं इसके चर को बराबर भी करता हूं तो y भी बराबर हो जाएगा और ये 18 भी बराबर हो जाएगा, तो आप नहीं समझ पाएंगे, तो इसका आंसर नहीं आएगा। तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लिखता हूं जिससे आप क्या कर सकें, इसको बेहतर समझ सकें, क्योंकि ऐसे सवालों में कभी भी आपका आंसर नहीं आएगा। चलिए मैं दूसरा सवाल लिखता हूं। दूसरा सवाल देखिए, x प्लस 8y बराबर बेटा दिया है आपको 19 है, कितना दिया है, 19 दिया है, और इसी का इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, और दूसरा आपको दिया गया है 2x प्लस 11y और बराबर में बेटा कितना दिया गया 28, इसको मान लीजिए आप समीकरण 2। इनको हमने समीकरण 2 क्यों मान लिया बेटा, क्योंकि यहाँ पर अचर पद पहले से दाईं ओर लिखा हुआ है, तो हमें लिखने की जरूरत है क्या, ट्रांसफर करने की जरूरत है नहीं है। अब पहला काम तो हमने कर लिया, अब दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें देखना है कि किसी एक चर को या तो x के गुणांक को बराबर कर लो, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर भी 2x कर दो, पहला काम, या यहाँ पर 11y है तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ करो कि 11y आ जाए, तो किसी एक को बराबर कर लो, तो जिसको आप आसानी से बराबर कर सकते हो उसको कर लो। अब हम क्या करेंगे, अगर इस समीकरण को हम बेटा क्या करें, अपने मन से तुम गुणा करा सकते हो। मान लो इसका चर कितना है, 2 है, इसको बराबर करना है, तो इसका चर बेटा कितना है, 2 है, तो इसके जो अपोजिट जिसको बराबर करना उसको किससे मल्टीप्लाई करा दोगे, 2 से, और इसका बेटा गुणांक कितना है, 1 है। जब कोई गुणांक नहीं होता तो कितना होता है, 1 होता है, वो अंडरस्टूड होता है, छिपा हुआ होता है, तो इसको काहे से गुणा करा दोगे, 1 से, अपोजिट गुणा कराओगे, इसके गुणांक से इस समीकरण को गुणा कराना है और इसके गुणांक से इस समीकरण को गुणा कराना है, यानी जिस चर को तुम्हें बराबर करना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये प्लस 2 का 8 से मल्टीप्लाई हो जाए तो कितना हो जाएगा बेटा 16y, और 19 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 38। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। क्लियर है बेटा, 1 से मल्टीप्लाई कराओगे किसी चीज का तो वही आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस का 11y और बराबर में बेटा कितना है 28। इसको आप मान लीजिए समीकरण 4। क्लियर है, क्या माना, समीकरण 4। अब देखो, जिन गुणांकों को तुमने बराबर किया, जिस चर को तुमने बराबर किया, क्या उसके चिन्ह समान है कि अलग अलग है, समान है ना बेटा, उसके चिन्ह क्या है, समान है। तो हम क्या करेंगे, हम बेटा अब वो समीकरण 1 और 2 नहीं लिखेंगे, तो यहां पर हम ऐसे लाइन खींच देंगे और यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, घटाने पर, और जब आप घटाओगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस में है तो ये क्या है हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में तो ये भी बेटा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्लियर है, सभी लोग देखते रहिए, और यहां से ये 2x कट जाएगा बेटा,
कट गया। अभी देखो 16 में से 11 जाएगा तो बेटा कितना आएगा 5y, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए प्लस का निशान आएगा। अभी इधर देखो बेटा 38 में से 28 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 10 बचेगा, घटा दिया। अभी 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, तो y बराबर बेटा कितना आ गया 2 आया, y का मान निकल आया। यानी हमेशा याद रखना जिस चिन्ह को आप बराबर करेंगे उसके दूसरे चिन्ह का मान पहले निकलेगा। यहाँ पर हमने y को बराबर किया तो पहले x का मान निकला, यहाँ पर हमने x को बराबर किया तो y का मान पहले आया। अब इस y के मान को कहाँ रखोगे, इनमें मत रखना क्योंकि इनके गुणांक बड़े हैं, तो आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, तो जिसमें बताओ उसमें रख दें। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर बेटा 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 तो ये है, तो x की जगह तो x रहेगा प्लस ये 8 है, और बेटा y की जगह पे कितना रखना मेरे बच्चे 2, और बराबर में कितना दिया है 19 दिया है, तो ये x हो जाएगा प्लस ये बेटा कितना हो जाएगा 16, और बराबर में कितना दिया 19। हमें x का मान चाहिए तो 16 को इधर ट्रांसफर करोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 19 माइनस 16, तो x बराबर बेटा कितना आ जाएगा 3। तो x का मान कितना आया 3 और y का मान बेटा कितना आया 2 आया। अब इन मानों को आप किसी भी समीकरण में रखो, देखो हल करो, तो x की जगह पे आप बेटा कितना रखोगे, तो मैं x की जगह पे 3 रखूंगा, प्लस y की जगह पे बेटा कितना रखना है 2, तो यहाँ पर 8 गुणे 2 और बराबर में बेटा कितना है 19। मैं चेक कर रहा हूँ आंसर सही है कि नहीं सही है, तो 3 प्लस बेटा कितना हो जाएगा 16 बराबर में 19, और 16 3 19 और बराबर में 19। अब ये देखिए दोनों वैल्यू बराबर आ गई, इसका मतलब हमारा x और y का मान बिल्कुल क्या है सही है। तो इस तरीके से हम लोग बेटा कौन सी विधि पढ़ रहे हैं, ये विलोपन विधि पढ़ रहे हैं, तो जल्दी से आप लोग इसको बेटा नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग जो अगली विधि पढ़ने वाले हैं दूसरी, उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब आप लोग जानते हैं कि किसी चीज को प्रतिस्थापित कर देना और उसकी जगह पर स्वयं बैठ जाना क्या कहलाता है, ये प्रतिस्थापन विधि होती है। यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि को हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है उसको समझिए। यहाँ पर पहले आप मान लीजिए, इसको पहले लिख लीजिए, हल हम करेंगे जब, तो हल को समझिए थोड़ा कि x प्लस वाई बराबर बेटा कितना है 14 है, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, और x माइनस वाई बराबर बेटा कितना है 4 है, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। अगर यही काम हम विलोपन विधि से करते तो बहुत आसानी से हो जाता। तो हमें क्या करना होगा, किसी एक समीकरण से आपको चाहे x का मान निकालो चाहे बेटा y का मान निकालो। तो अब हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना x या y का मान उसी समीकरण से हम निकालेंगे जिसके गुणांक बेटा क्या होंगे, छोटे होंगे। तो यहाँ पर दोनों के ही गुणांक छोटे हैं, तो किसी एक को हम ले लेते हैं। सपोज करिए मैं समीकरण 1 से मान निकालता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, समीकरण 1 से। तो जब समीकरण 1 से जाऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर बेटा कितना हुआ है 14 है, तो यहाँ पर x का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई, यानी इस y को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो x का मान निकल आएगा, इसको आप मान लेंगे समीकरण 3। क्लियर है। अब ये x का मान आप इससे बनाए हो ना, तो जिससे हम समीकरण बनाते हैं तो जो बचा हुआ है उसमें x या y का मान रखेंगे। तो समीकरण 2 में हम, क्योंकि हम समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाए हैं, तो हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर मेरे बच्चे, रखने पर। तो जब समीकरण 2 में x का मान रखोगे तो समीकरण 2 तो ये है, x का मान कितना है 14 माइनस वाई, यानी x की जगह पे 14 माइनस वाई, और माइनस बेटा ये क्या है हमारे पास है y है, और बराबर यहाँ पर बेटा कितना है 14 है। क्लियर है। अभी यहाँ पर देखो y से y क्या हो जाएगा, ये है, ये हम ब्रैकेट हटा दें, चलिए हटा देते हैं। ठीक है, तो x की जगह पर हमने क्या रखा 14 माइनस वाई। अभी इस 14 को बेटा हम क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे। अभी ये प्लस में है तो इधर जाएगा मेरे बच्चे का, हम हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। क्या हुआ, सेकंड वाला तो ये बता रहे हैं। हाँ 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 14 की जगह 4 है। अच्छा, ओ सॉरी, यहाँ पर 4 रखा जाएगा, गलती होगी। अब इसको बेटा इधर ट्रांसफर करेंगे
तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 2y, माइनस और माइनस जुड़ जाएगा तो 2y, और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4 पहले से है, इधर जाएगा तो माइनस का बेटा कितना हो जाएगा 14। अभी ये माइनस का बेटा कितना है 2y है, और इसको घटाओगे तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 10। अब यहाँ पर जो भी आपका x या y का मान जो भी आएगा उसको आपको हमेशा समीकरण 3 में रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, y का मान समीकरण 3 में बेटा क्या करने पर, रखने पर। तो जब समीकरण 3 में आप रखोगे तो समीकरण 3 कौन है, ये है, तो x की जगह पे x रहेगा, और बराबर में देखिए बेटा 14, और माइनस y की जगह पे बेटा कितना रखना है आपको 10, तो x बराबर बेटा कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या करना है, x और y के मान निकालने हैं। क्वेश्चन में पहले दिया गया है कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके बुक से लिख लेंगे। एक्सरसाइज 3.1 का ये पहला क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से बताइए, अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो भी बताइए, ठीक है। चलिए ठीक, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 10 5 का लिखा तो 10 का मान 5। ओ नो ओ नो ओ नो, गलती होगी बेटा, यहाँ पर ये 5 आएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बताया आपने। y का मान यहाँ पर बेटा कितना आएगा 5 आएगा, तो y का मान यहाँ पे 5 आएगा, और 14 में से 5 जाएगा तो बेटा कितना आ जाएगा 9। तो x की वैल्यू बेटा जो आई है वो कितनी आई है 9 आई है। क्लियर है, जल्दी से बताइए क्या ये समझ में आ गया। x की वैल्यू बेटा कितनी आई है 9 आई है। y का मान बेटा 5 है और x का मान कितना आया है 9 आया है। क्लियर है, x का मान 9 है और y का मान बेटा कितना है 5 है। मैं एक बार आंसर भी चेक कर लेता हूं। हाँ बेटा, y का मान 5 है और x का मान 9 है। बिल्कुल सही सवाल लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अभी एक और दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इसी का। मैं लिख देता हूं पहले, तब आपको बताता हूं। लिखा है s माइनस टी बराबर बेटा आपको दिया गया है। दूसरा बुक में सवाल आप लोग देखिए एनसीईआरटी का। तो दूसरा सवाल है s माइनस टी बराबर बेटा कितना दिया है 3, और दूसरा बेटा हमें दिया गया है s बटे 3 प्लस t बटे 2। s बटे 3 है बेटा t बटे 2, और इक्वल टू बेटा कितना दिया गया है 6। अब यहाँ पर दो समीकरण आपको दिए गए हैं और इनको भी हमें हल करना है। थोड़ा सा इसको समझिएगा। अक्सर बच्चे क्या होते हैं कि जब ये फ्रैक्शन या भिन्न के रूप में लिखा होता है तो बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन है इसको कहीं ना कहीं हमें हटाना होगा। तो किस तरीके से हटाएंगे समझिए जरा बात को। सबसे पहले आप इसको मान लीजिए, अब हल करेंगे तो ये s माइनस टी बराबर बेटा कितना है 3, इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। क्लियर है बेटा। दूसरे को आप लिखेंगे तो ये कितना है s बटे 3 प्लस t बटे बेटा कितना दिया है 2, और बराबर में दिया है 6। आप लोग फ्रैक्शन हल करना जानते हैं तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। 2 से s का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेटा 2s हो जाएगा, और 3 से t का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3t हो जाएगा, और 3 से 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 6, और बट यहाँ पर भी कितना है बेटा 6। क्लियर है इतनी बात। अभी यहाँ पर ये बटे में है तो इसको हटाना होगा, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो कहाँ चला जाएगा गुणे में। तो कितना हो जाएगा 2s प्लस 3t, और बेटा ये 6 पहले से है और ये 6 इसके पास जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36। और ये देखिए इस तरीके से हमने समीकरण 2 बना लिया। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो जल्दी से बताइए। आ गया सबको समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, इसके गुणांक देखिए 2 है 3 है, लेकिन इसके गुणांक छोटे हैं समीकरण के, तो हम क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण किससे मेरे प्यारे बच्चों 1 से। तो 1 से आप जाओगे तो ये s माइनस टी बराबर बेटा 3 है, तो मुझे यहाँ से s का मान निकालना है, तो 3 प्लस t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको आप मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 3। क्लियर है। अब इस s का मान हम कहाँ रखेंगे बेटा समीकरण 2 में रखेंगे। क्या दिखाई दे रहा है सभी को, दिखाई दे रहा है, देखिए जरा।
दिख रहा है? ठीक है, अब देखो बेटा s का मान कहाँ रखना बेटा, समीकरण 3 में रखना है। तो समीकरण 3 ये है, तो ये 2 है बेटा पहले से, और s की जगह पे बेटा हमें क्या लिखना है, s की जगह पे सर आपको लिखना है 3 + t, क्योंकि s का मान कितना है 3 + t। अब प्लस यहां पर बेटा आप देखिए 3t, और बराबर में बेटा कितना दिया गया है आपको 36 दिया गया। क्लियर है बेटा? इधर देखते रहिए आप लोग। अभी यहां पर देखिए 2 3 जा कितना होता है 6, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, और प्लस इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2t हो जाएगा, और प्लस बेटा यहाँ पर क्या है 3t, और बराबर में बेटा यहाँ पे कितना दिया गया है 36। ये चार और ये चार सेम है, जुड़ जाएंगे, और इसको बेटा इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो 2t + 3t कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 5t, और इधर बेटा क्या है 36, और इधर इसको ट्रांसफर करोगे तो माइनस में चला जाएगा 6। क्लियर है बेटा? और यहाँ पर देखिए ये 5t, और बराबर बेटा इससे घटाओगे तो कितना आ जाएगा 30। क्लियर है? और 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 होता है, तो t = बेटा कितना आ गया 6, यानी t का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया 6 आ गया। अब इस t के मान को कहाँ रखेंगे, जो भी मान हमारा चर का निकलता है उसको हमेशा समीकरण 3 में रखा जाएगा। तो क्या लिखोगे, t का मान समीकरण 3 में बेटा क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 3 बेटा तो ये है, कहा गया समीकरण 3, ये है समीकरण 3। तो यहाँ पर s तो पहले से है, तो s को ऐसे लिखो 3 है, और प्लस t का मान बेटा कितना आया है 6 आया है, तो s = बेटा कितना हो जाएगा 9। तो s का मान भी कितना आया 9 आया, और t का मान भी कितना आया, s का मान 9 आया है, और t का मान बेटा कितना आया 6 आया। अगर इसको हम चेक कर लें थोड़ी देर के लिए समीकरण 1 में रख के हमारे आंसर गलत है या सही है, तो हम इसकी जांच भी कर सकते हैं अपने मन से। हालांकि सवाल में कहा नहीं गया, पर हम जांच करके आपको दिखा देते। समीकरण 1 है, s की जगह पे बेटा कितना है 9 है, माइनस है माइनस, t की जगह पे बेटा कितना है 6 है, और बराबर में कितना दिया है मेरे बच्चे 3, और 6 में से 3 जाएगा तो 3, और इधर भी बेटा 3। मतलब जब दोनों चीजें बराबर आ जाएं इसका मतलब हमारे आंसर सही हैं। क्लियर है? तो बेटा ये जल्दी से आप नोट करिए, फिर हम लोग कुछ सवाल और आगे करते हैं। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए। तो देखिए बेटा तीसरा सवाल है इसी एक्सरसाइज का। यहां पर भी आपको दिया गया 3x - y = 3 है पहला समीकरण, और 9x - 3y = 9 है दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारे पास दिया गया है 3x - का y, और बराबर में बेटा दिया गया 3, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 आप जब हल करेंगे सवाल को। और दूसरा आपके पास बेटा समीकरण दिया है 9x - का 3y, और बराबर में 9, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, किसके गुणांक छोटे हैं, तो सर इसके गुणांक छोटे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम किसका, देखो यहां पर हम एक काम करेंगे, एक काम ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए समीकरण हम किससे जाएंगे बेटा 1 से, समीकरण मेरे प्यारे बच्चों किससे 1 से। तो समीकरण 1 क्या है 3x - का y बराबर बेटा कितना है 3 है। तो हम यहाँ पर किसका मान निकालेंगे, हम एक काम कर लेते हैं कि जैसे मैं सवाल को आसान बनाता है, तो हम एक काम करें y को इधर ट्रांसफर कर दें और 3 को इधर ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो जब y को इधर ट्रांसफर करेंगे तो y प्लस में हो जाएगा, है ना बेटा। इससे क्या होगा, अगर x का मान निकालोगे तो 3 बटे में जाएगा, तो हम बटे में नहीं ले जाना चाहते हैं, तो हम सिंपल सा काम करते हैं, y को इधर भेज दिया तो ये पॉजिटिव हो गया, और 3 को इधर भेजेंगे तो प्लस था तो क्या हो गया माइनस हो गया, तो ये 3x - 3 आ जाएगा। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। अब बेटा हम क्या करेंगे, y का मान कहाँ रखना, समीकरण 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में क्या करने पर बेटा, रखने पर। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो बहुत बेहतर आपको समझ में आया होगा। तो ये बेटा क्या है 9x है माइनस, ये 3 है, और y की जगह पे बेटा कितना मान रखना है 3x - का 3 रखना है, और बराबर में कितना दिया गया है 9। क्या इतनी प्यारी सी बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए बेटा, ये 9x है, और इससे बेटा इसका मल्टीप्लाई कराओ तो 3 3 जा 9x, और ये माइनस माइनस बेटा कितना होता है प्लस, और ये 3 3 जा 9, और बराबर में बेटा इधर कितना है 9। अब तो यहाँ पर बड़ा लफड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है ये माइनस में है बेटा, तो 9 = 9 आ गया। तो यहाँ पर बेटा ये दोनों के दोनों चर कट गए, तो मतलब इस सवाल के हम लोग बेटा हल
नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि यहाँ पर जो चर थे वो हमारे ऑलरेडी पहले ही कट गए। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए यहाँ पर वाई वाई हो सकता था, वो भी कट जाते। तो कभी कभी ऐसा होता कि बेटा यहाँ पर आंसर्स नहीं आते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे चौथे सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।